हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अपन एक साइकिल में पीछे से धक्का लगाते हैं तो अपन को कितना काम करना पड़ता है? क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ट्रेन को रोकने के लिए फोर्स तो लगाया जाता है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करता है जिससे कि ट्रेन रुकती है? और क्या आपने देखा है कि अपन सभी अपने पेट्स को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो कभी पेट हमें खींचता है, कभी हम पेट को खींचते हैं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? या अपना जो वर्क डन किया जा रहा है, जो कार्य अपन कर रहे हैं, वो सही भी है या गलत? क्या आप जानते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाने पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या वर्क डन जीरो कब होगा? इस सब को अपन जानेंगे आज अपनी इस वीडियो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? मैं सोचता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज अपन अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं भाई, वर्क पावर एनर्जी। जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर ऊपर दिख रहा होगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड वो क्या है ना, मॉडर्न जमाना है तो व्हाइट बोर्ड ज़्यादा यूज में आने लगा है। तो आज अपन अपने लेक्चर में जानेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। लेकिन वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है, इसमें कुछ और भी एक्सटर्नल चीजें हमारे काम आती हैं। जिससे मैं आपको बताऊं, जैसे कि वर्क पावर एनर्जी जैसे ही अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने काम आएगा डॉट प्रोडक्ट, जो वेक्टर में कराया जाता है। अब भाई डॉट प्रोडक्ट यदि हम पे नहीं आएगा तो अपन वर्क पावर एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे चैप्टर को स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के साथ, यानी दो वेक्टर्स का क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ ए वेक्टर, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, यानी भाई वेक्टर के क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो अब तक मैंने तो पढ़ा है वेक्टर के दो प्रोडक्ट हो सकते हैं भाई, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब भाई पढ़ना जब ये सब है और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज अपने वर्क पावर एनर्जी में काम आ रही होगी। तो भाई जो डॉट प्रोडक्ट है इसको अपन पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी में। और जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये अपना काम आता है भाई रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपन पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, तो इसमें अपने काम कौन आने वाला है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब भाई बहुत लोगों के मन में सवाल बना रहता है कि जब कर रहे हैं हम वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर के प्रोडक्ट में एक पार्ट है डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला? तो इस चीज को अभी अपन आगे समझेंगे। तो एक बार इसे नोट करें, जल्दी जल्दी से नोट करें। चलिए स्क्रीन को पॉज करके आप लिख सकते हो, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। अब अपन पढ़ने वाले हैं भाई डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट, इसे ही भाई दूसरे नाम से भी जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सवाल बहुत ही अच्छा है, मन में जिसकी भी जिज्ञासा है वो सही सोच रहा है भाई कि डॉट प्रोडक्ट नाम है, काम पड़ेगा वेक्टर्स का, लेकिन उसका नाम रख दिया स्केलर, पता नहीं क्यों। तो इस सवाल को मैं अभी खत्म करता हूं भाई। जब टू वेक्टर्स का, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आता है वो स्केलर प्राप्त होता है, स्केलर होता है। इसका मतलब क्या है भाई? सपोज दैट एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों का यदि मैं करता हूं डॉट प्रोडक्ट तो जो सी मिलेगा वो मुझे स्केलर मिलेगा। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। अब भाई अपन को सीखना है कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं। तो सपोज दैट ये एक सवाल है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i + 5j, और बी वेक्टर बराबर दिया है
3i माइनस 4j। तो अब हमें करना क्या है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही तो है डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर को एक बार लिखते हैं 2i प्लस 5j मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में 3i माइनस 4j। तो भाई जब भी ऐसा कोई केस अपने सामने आता है डॉट प्रोडक्ट वाला, मैं आपको रेस्ट इसलिए नहीं दे रहा हूं भाई इसको पढ़ाने में, क्योंकि आप सबने मुझे लगता है वेक्टर तो पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, और वेक्टर पढ़ा है तो मैं केवल एक सुपर रिवीजन दे रहा हूं आपको इस चीज का कि किस प्रकार अपन वेक्टर्स को तोड़ते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अब जब अपन करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो भाई आई का आई वाले से मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का केवल 2 इंटू 3, बीच में प्लस का निशान, और जे वाले का जे वाले से तो 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4। भाई कोफिशिएंट उठाना है विद साइन, तो 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, वो भी माइनस का, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा माइनस 14 आएगा। इस प्रकार से अपन वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में देख सकते हैं। तो फिलहाल अपन डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो भाई ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको एक बार नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अब अपन को भाई क्या करना होता है, देखो अपन जब भी डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट को एक बार और अच्छे से अपन स्क्रीन करते हैं, अपने दिमाग में थीम बनाते हैं इसकी अच्छे से। डॉट प्रोडक्ट का थीम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो मैंने आपको बताया जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बीच में cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या है भाई, ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में कोई थीटा है उसको बोलते हैं अपन cos थीटा। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसको और अच्छा फील करवाता हूं, चलो जैसे दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये है बी, ए है ए, दोनों के बीच में थीटा। तो भाई इसमें एक चीज देखो, ए वाला थीटा एंगल पे झुका हुआ है, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में देखूं तो, यानी बी के रेस्पेक्ट में यदि मैं ए की बात करता हूं तो ए का एक कंपोनेंट बी के साथ में चलेगा, ए का एक कंपोनेंट बी के साथ चलेगा जिसे अपन कहेंगे ए cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ए sin थीटा। अब अगर भाई मैं बात करूं बी के सहयोग में कौन चल रहा है, यानी हमसफर कौन है भाई बी का हमसफर है ए, इसीलिए अपन इसको लिखते हैं ए बी cos थीटा। यानी हमेशा जो कंपोनेंट लेते हैं वो हमेशा वही वाला लेना है जो सहयोग प्रदान कर रहा हो। जैसे ये ए cos थीटा क्या कर रहा है भाई, बी का सहयोगी है, बी का सहयोगी है, यानी बी का सहयोग कौन कर रहा है, ए cos थीटा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए cos थीटा मॉड ऑफ बी, यानी ए cos थीटा वाला कंपोनेंट बी का सहयोगी है। ये देखो ए cos थीटा ये वाला बी का सहयोगी ये, यानी मैंने आपको एक थीम क्लियर करी है। चलो यहीं अगर मैं दूसरी साइड में थीम क्लियर करके बताता हूं एक और, ये वही ए वेक्टर ये वही बी वेक्टर, दोनों हैं थीटा एंगल पे। तो भाई अब अगर मैं बी का देखता हूं तो मैंने मान लिया कि बी का कोई कंपोनेंट इधर सपोर्ट कर रहा है बी cos थीटा, और दूसरी साइड में उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कौन सा वाला चाहिए, सहयोगी, और ए का सहयोगी कौन है, बी cos थीटा। तो इस केस में हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। ये मॉड क्या है भाई, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो इस केस में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस केस में इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। कुल मिला के बात भाई इतनी सी है
कि अपन को चाहिए सहयोगी वेक्टर, जो वेक्टर दोनों में सहयोग प्रदान करेगा वही उसके साथ cos थीटा के साथ जुड़ जाएगा। इसको एक बार नोट करेंगे अपनी कॉपी में। अब अपन पढ़ते हैं भाई, दो वेक्टर या एक ही वेक्टर या एक जैसे दो वेक्टर, ये शब्द ज्यादा अच्छा है, एक जैसे दो वेक्टर आपस में जब डॉट प्रोडक्ट में दिए हुए तो क्या रिजल्ट प्राप्त होता है अपन को। जैसे एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself, यानी एक वेक्टर का अपने ही जैसे सेम दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। लेकिन अब देखना यह है कि थीटा क्या होगा, तो भाई एक वेक्टर है सपोज दैट ए, और इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर भी क्या है भाई ए, यानी दोनों के बीच में थीटा कितना आ रहा है भाई 0 डिग्री। तो मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर। अगर वहीं में बात करूं, जैसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर दोनों 90 पे दे रखे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, तो अब दोनों के बीच में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90, यानी दोनों के बीच में आंसर आएगा 0। इनका जो मॉड आएगा या इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है भाई 0, और cos 0 बराबर क्या होता है 1। तो a इंटू ए स्क्वायर, cos 0 1 हो गया, लेकिन इधर a इंटू बी तो बचा, लेकिन यहाँ फिर cos 90 हो गया 0, और 0 ने सबको क्या कर दिया 0। अच्छा, इस चीज से हम एक चीज और समझ सकते हैं, इस चीज से अपन एक चीज और देखते हैं भाई, जो अपन ने अब तक पढ़ी है लेकिन उसको कभी फील नहीं कर पाए। और थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल भी कराया था, उसमें भी मैंने आपको वो चीज नहीं बताई, क्योंकि अब आपको वो बेटर रेजोल्यूशन के साथ समझ आएगी। तो भाई देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ये सब आपने जान रखा है। वाई एक्सिस को अपन डिनोट करते हैं जे कैप से, एक्स एक्सिस को अपन डिनोट करते हैं आई कैप से, और जेड एक्सिस को अपन डिनोट करते हैं के कैप से। ये पढ़ा है अपन ने। अब यदि मैं इनका रेसिप्रोकल देखता हूं, यानी के कैप का नेगेटिव में देखता हूं, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये क्या है नेगेटिव में जेड एक्सिस, तो ये क्या होगा माइनस के कैप। और अगर y का मैं देखता हूं नेगेटिव में, तो इसका होगा माइनस में जे कैप, और अगर मैं x का देखता हूं तो इसका होगा माइनस में आई कैप। अच्छा, अब अपन ने अब तक पढ़ा ही पढ़ा है, जिसको मैं एक टेबल में समेटने वाला हूं, एक टेबल। चलो इसकी टेबल मैं इधर बना रहा हूं, छोटी सी, ये जो ब्लू कलर के मार्कर में पैक है, इसको एक बार देखेंगे सभी। अरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, माइनस आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा, और के वेक्टर, और अच्छे से इसको माइनस में जे वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा, के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा। तो इन सब का जवाब अभी अपन इसी चीज के द्वारा ज्ञात कर लेंगे 1 मिनट में। देखो भाई, आई का आई से, यानी पहला वेक्टर है वो आई की तरफ है और दूसरा भी आई की तरफ, आई आई पॉजिटिव आई की तरफ, तो भाई दोनों को अगर मैं देखूं तो सेम डायरेक्शन तो थीटा 0, तो आई मल्टीप्लाई बाई आई आएगा 1। इसीलिए हमने जो सवाल किया था डॉट प्रोडक्ट, जैसे ही मैंने स्टार्ट कराया था
2i कैप प्लस 5j कैप वाला, उसमें मैंने सीधा कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया था, आई का आई से मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन असल में भाई आई का आई से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन भाई आई का आई से मल्टीप्लाई कितना आता है, 1। इसीलिए से मैंने उस जगह पे आई डॉट आई को नहीं लिखा, केवल कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर अपना आ रहा था माइनस का 14 शायद, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20, हाँ माइनस का 14 आंसर आया था उस सवाल में। अपन ने आई का आई से मल्टीप्लाई नहीं किया, बाई का बाई से नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें पता था। अब देखो आई का जे से, यानी आई इधर जे इधर, दोनों के बीच में थीटा 90 और थीटा 90, तो आंसर आएगा 0। आई का जे से माइनस आई का जे से, फिर से अगेन आंसर आएगा 0। जे का के से, जे का के से, ये दोनों भी 90s पे है, तो आंसर आएगा 0। जे का के से 0, के का के से 1, यानी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ आएगा 1 और सेम वेक्टर का किसी अदर वेक्टर के साथ आएगा 0। तो इसको एक बार नोट करेंगे। चलिए भाई, तो अब अपन पढ़ते हैं वर्क पावर एनर्जी को, करते हैं भाई शुरू। अब वर्क पावर एनर्जी को अपन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। जितना डॉट प्रोडक्ट अपने काम आने वाला था उतना मैंने आपको समझा दिया है, पहली 15 मिनट में मैंने आपको इतना समझा दिया है जो हमें पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। अब अपन पढ़ेंगे भाई वर्क। वर्क पावर एनर्जी में फर्स्ट पार्ट है वर्क, फिर अपन एनर्जी को पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे पावर। तो भाई अपना जो हेडिंग है वर्क, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? तो वर्क की डेफिनेशन है भाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied at a point with displacement done by the point, यानी in the direction of force। परिभाषा केवल नाम के लिए, अपन को इसका काम समझना है कि किस प्रकार ये काम करता है। ये कहना क्या चाह रहा है कि एक बिंदु पर लगे फोर्स का उस बिंदु के द्वारा जो विस्थापन तय किया जाता है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वर्क। चलो इसको एक थीम सिनेरियो से समझते हैं। सपोज दैट ये एक बॉक्स है भाई, ये एक बॉक्स है, सरफेस पे रखा हुआ है, और इस बॉक्स पे इस पॉइंट पे पी पे कोई फोर्स लगाया गया है भाई, एफ फोर्स। अब देखा क्या कि जैसे ही फोर्स लगा तो ये बॉक्स डिस्प्लेस हुआ अपने स्थान से। क्यों? क्योंकि न्यूटन गति का नियम कहता है किसी वस्तु पे जब फोर्स लगाया जाता है तो वह अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेती है। तो अब अगेन भाई ये पॉइंट इधर आ गया P, और कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक, इसको मानते हैं भाई अपन S डिस्प्लेसमेंट। तो अब कहा क्या है, एक पॉइंट का जितना डिस्प्लेसमेंट है वो अपन को लेना होता है। अपन को कितना लेना है, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। चलो जैसे फोर्स, तो वर्क डन बराबर फोर्स डॉट एस, यानी फोर्स का वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। अब इसको पढ़ो एक बार, प्रोडक्ट लगा दिया ऑफ फोर्स, ये रहा, अप्लाइड एट ए पॉइंट, इसी पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाइड हुआ वो ये रहा, विद डिस्प्लेसमेंट डन बाय द पॉइंट। तो ये जो एस है ये क्या है, पॉइंट के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत जरूरी बात है भाई, फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे काम का है। अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स है वो अपने काम का नहीं है। इस चीज को मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इसको जब अपन क्लियर करके लिखते हैं तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसको एक बार अपनी कॉपी में
नोट करके रखें। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है जो अपने काम आने वाला है, इसको एक बार नोट करें। एक बात बताओ भाई, आ जाओ। मैंने क्या किया, तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो हमें वर्क प्राप्त हुआ। अब ये स्केलर होगा या वेक्टर, भाई आप जवाब दो, आप जवाब दो, सबका जवाब कमेंट बॉक्स में दें एक बार कि ये वेक्टर होगा या स्केलर। वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तो भाई मैंने अभी अभी बताया है कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपन को स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, इसीलिए अपन उसे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यानी भाई वर्क जो है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी है, स्केलर। अगर मुझसे इसकी एसआई यूनिट पूछी जाए तो एसआई यूनिट क्या होगी, जूल या न्यूटन इनटू मीटर। भाई फोर्स को होते लिखते हैं न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, और इसी को बोलते हैं जूल। अगर सीजीएस यूनिट की बात करी जाए तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग, ERG। इसे अपन डाइन इंटू सेंटीमीटर भी कहते हैं। इसको एक बार नोट करेंगे इस चीज को भी। चलिए, तो अब अपन जानते हैं भाई वर्क के टाइप्स के बारे में। आई मीन वर्क के टाइप्स तो अपन क्या ही जानेंगे, लेकिन ये जानते हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, और वर्क डन क्या कभी हम ऐसा भी हो सकता है कि अपन मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वर्क डन 0 आए, ऐसा केस यदि कोई है तो उसको भी एक बार अपन जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो अब मैं आपको डिफरेंट केसेस के बारे में बताने वाला हूं। डिफरेंट केसेस, इसमें पहला जो केस है भाई वो है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा जो केस है वो है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन। और तीसरा जो केस है वो है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है भाई, देखो जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इसका है इधर, तो वर्क डन क्या आएगा, W बराबर FS cos थीटा। अब अगर देखा जाए जब फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो वर्क डन आएगा भाई पॉजिटिव में F इंटू एस। भाई cos थीटा की जगह cos 0 और cos 0 होता है 1, तो वर्क डन आ गया FS। सेकंड केस वर्क डन नेगेटिव, ये भाई ऑब्जेक्ट, इसका डिस्प्लेसमेंट है भाई इधर और इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो अब वर्क डन बराबर क्या होता है, FS cos थीटा। अगर इस केस में थीटा देखूं तो 180 आ रहा है भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स इधर, तो वर्क डन बराबर आएगा माइनस का FS, क्योंकि cos 180 बराबर होता है माइनस का 1। ठीक है भाई। तीसरा केस, ये भाई ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका इधर, लेकिन इस पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, और भाई मैं तो अपवर्ड फोर्स को, तो चलो ये तो आपको थीम में अच्छा नहीं लगेगा, वैसे अपवर्ड पे भी थीटा कितना आएगा 90 डिग्री और cos 90 होता है 0, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन इस पे एक इंटरनल फोर्स काम कर रहा है FG, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने। तो ये तो हमेशा लगता है ना किसी ऑब्जेक्ट पे FG और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो अब दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो इस समय पे जब अपन वर्क डन लिखेंगे FS cos थीटा, FS cos थीटा, और इस केस में थीटा कितना है भाई 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना आएगा FS 0। क्यों, क्योंकि cos 90 बराबर 0, देन वर्क डन इज 0। चलो तीनों केस अपन ने जान लिए।
ये तो है भाई फिजिक्स जिसको अपन को पढ़ना है। अब इनको एक बार फील कर लिया जाए। फील करते हैं। सपोज दैट एक साइकिल है, एक साइकिल चल रही है और उसमें आपने पीछे से धक्का दे दिया। साइकिल इसी दिशा में जा रही थी और आपने पीछे से धक्का दे दिया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अप या डाउन? स्पीड अप होगी। क्यों? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही फोर्स, तो वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, और जो वर्क डन होगा वह क्या करेगा भाई? स्पीड दिला देगा गाड़ी को। यानी अगर बाइसाइकिल को पीछे से धक्का देने पर स्पीड अप होना, किसका उदाहरण है भाई? पॉजिटिव वर्क डन का। अपन ने कार्य भी किया और कार्य के बदले अपन को कुछ ना कुछ रिजल्टेंट भी मिल गया। सेकंड है भाई नेगेटिव वर्क डन। इसको थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि नेगेटिव वर्क डन होता ही नहीं है। नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा? तो भाई सुनो, एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक लगाते ही तुरंत ट्रेन रुक जाए, थोड़ी दूरी पर जाकर रुकती है। यानी फोर्स तो लगता है पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर भी रहता है आगे की तरफ। गाड़ी तो आगे ही जाती है और फोर्स उसने लगाना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दूरी के बाद ऑब्जेक्ट रुकती है, जिसे अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इस ट्रेन के ब्रेक अप्लाई करने पर क्या होता है भाई? क्या होता है ट्रेन के ब्रेक अप्लाई करने पर? नेगेटिव वर्क डन। कैसे? डिस्प्लेसमेंट रहता है, लेकिन फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट को कम करना चाहता है। इट्स मींस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, यानी ये रोकने का प्रयास करता है। स्पीड डाउन, तो ट्रेन के ब्रेक अप्लाई करने पर स्पीड डाउन होना नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है। कैसे? अरे यार सीधा सा सीन है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। ये जा इधर रहा है, इसको कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है। एनएलएम मैंने ही पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर ये आगे जा रहा है, पीछे से पकड़ के खींचेगा तो स्पीड डाउन ही होगी। ये तो अपनी जनरल लाइफ में आप एग्जाम्पल देख सकते हो। कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइसाइकिल चला रहा है आपका दोस्त, और बहुत बार आपने किया भी होगा, पकड़ के उसको खींचा होगा तो स्पीड डाउन ही होती है। ये एक एग्जाम्पल इसका हो गया। और इसको मैं क्या ही समझाऊं, ये तो आपको समझ आ गया। यानी स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्पीड रिमेन्स सेम। जो स्पीड थी वही स्पीड रहेगी। ये तीन एग्जाम्पल तो आपने समझ लिए, लेकिन भाई जरूरी थोड़ा ही है कि ऐसे ही फोर्स लगाएं या ऐसे ही फोर्स लगाएं। ऐसे भी तो खींचते हैं, ऐसे भी तो दबाव लगाते हैं। इट मीन्स मैं चित्र के साथ आपको एक बार कंफर्म करना चाहूंगा। ये देखो भाई, ये रहा, ये भाई ऑब्जेक्ट है। अब की बार मैंने फोर्स इस पे अपवर्ड लगाया, ऐसे फोर्स, यानी फोर्स अपवर्ड, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर। यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का अगर थीटा देखूं तो ये दिया हुआ है सपोज दैट 60 डिग्री। यानी मैंने अब की बार जो फोर्स लगाया वो 60 डिग्री के एंगल पे लगाया, और 60 डिग्री एंगल पे लगाया तो वर्क डन क्या आएगा भाई? एफ एस कॉस 60 डिग्री, और वर्क डन बराबर आएगा एफ एस बाई 2, यानी पॉजिटिव वर्क डन। अब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। एक केस और देखो, अब की बार मैंने डिस्प्लेसमेंट इधर ही था, लेकिन अब की बार मैंने फोर्स लगा दिया ऐसे। कैसे? ऐसे 120 डिग्री पे। तो अब की बार वर्क डन क्या आएगा? एफ एस कॉस 120 डिग्री, तो वर्क डन क्या आएगा भाई? माइनस का एफ एस बाई 2। ये आया नेगेटिव वर्क डन। अगर इन दोनों का भाई एग्जाम्पल मिल जाए, अच्छा चलो, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस, ये चौथा केस, और ये पांचवा केस। अगर इनका भाई एग्जाम्पल अच्छा वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। तो एग्जाम्पल देखेंगे एक बार इसका। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है भाई एक डॉग। आप सबने डॉग को घुमाया होगा, पार्क वगैरह में घुमाने ले गए होंगे। तो भाई जो मजबूत आदमी होता है
वो डॉग को पकड़ के खींच रहा है, डॉग आ रहा है सामने की तरफ और आप पकड़ के खींच रहे हो ऊपर। यानी वो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ झुककर और तब रस्सी को पकड़ के खींचे, ऐसे खींचते हैं। यानी ये है, ये डॉग की रोप है और ये डॉग है, इसको समझ लो एक प्रकार से। अब आप खींच रहे हो डॉग को और डॉग आगे की तरफ बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स लग रहा है इधर, तो वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन वहीं अगर एक बच्चा कुत्ते को घुमा रहा है भाई, एक बच्चा डॉग को घुमाने ले गया पार्क, तो डॉग आगे जाएगा और बच्चे को खींचेगा उल्टा, उल्टा डॉग अपनी मर्जी से खींचेगा, यानी अब की बार ऐसे और डॉग खींच के ले जा रहा है। तो ये वाला केस है नेगेटिव वर्क डन, यानी बच्चा उसको रोकने का प्रयास करता है लेकिन उस पर वो रुक नहीं रहा है, बच्चा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। इट मींस कि अगर नेगेटिव वर्क डन है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी गई है। इस चीज से एक निष्कर्ष निकल के आता है भाई। चलो इस चीज का जो रिजल्टेंट है वो मैं आपको लिख देता हूं कि अगर मुझे चाहिए पॉजिटिव वर्क डन तो मुझे क्या चाहिए, थीटा होना चाहिए, थीटा चाहिए 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। अगर मुझे पॉजिटिव वर्क डन चाहिए तो थीटा की ये रेंज मुझे चाहिए। 90 के बराबर पे काम हो जाएगा क्या, एक बार देख लो। 90 यदि बराबर होता है तो वर्क डन 0, चलो पॉजिटिव ही है, 0 को ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो आप इसको टर्म को नोट करें। और अगर नेगेटिव वर्क डन चाहिए तो थीटा होना चाहिए कितना, कितना होना चाहिए भाई। अगर नेगेटिव वर्क डन की अपन बात कर रहे हैं, ये क्या यार क्या हो गया, इसको एक बार ढंग से मिटाते हैं ना। अगर मैं नेगेटिव वर्क डन की बात करता हूं, नेगेटिव वर्क डन, तो नेगेटिव वर्क डन की बात में अपना जो 90 से बड़ा होना चाहिए थीटा और 180 के बराबर होना चाहिए, तो या 180 से छोटा 90 से बड़ा, इसके बीच की रेंज में अपना वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव वर्क डन में थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो भाई आज अपन ने इतना जान लिया है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा। कल अपन जानेंगे कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, ढेर सारे सवाल करेंगे कल। और एरिया जानेंगे, एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अपन को क्या देता है, और बहुत सारे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे। और एनर्जी को भी अपन कल स्टार्ट कर चुके होंगे। तो भाई वर्क कल अपन एंड करेंगे और एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने ही चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।